नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आर्किटेक्ट जितेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अपने इस नए चैनल पर जिसका कि नाम है नक्शेबाज, हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आप लोगों को बताता हूं कि कंस्ट्रक्शन या घर का निर्माण जो है वो कैसे होना चाहिए, क्या क्या उसकी प्रोसेस हैं, क्या उसके स्टेप्स हैं। तो इस संबंध में कई सारे वीडियोस मैं डाल चुका हूं और आप सबके काफ़ी मैसेजेस मेरे पास आए हैं इस बात के लिए कि घर में जो है बेसमेंट का निर्माण कैसे होना चाहिए, इसके बारे में भी कुछ बताया जाए। तो आज उसी संबंध में, उसी विषय पर, उसी टॉपिक पर आपसे चर्चा करूंगा। बहुत से लोगों ने पूछा क्या घर में बेसमेंट बनाना चाहिए, बनाना ठीक है कि नहीं ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आजकल ज़मीनों की कीमत जो है इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर आप उसमें बेसमेंट बनाएं तो निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और पैसों के हिसाब से भी जो है अपनी ज़मीन का, अपने स्पेस का जो आपने बहुत सारा पैसा लगा के ख़रीदा है, उसका भी बहुत अच्छा उपयोग हो पाएगा। तो मेरी निगाह में जब भी आप प्लॉट खरीदें, अगर उसमें ज़रा भी संभावना है और परिस्थितियां इस बात के लिए अनुकूल हैं कि उसमें बेसमेंट बनाया जा सकता है, तो ज़रूर इसका निर्माण कराएं और इसका आनंद लें। मेरे पीछे जो ये खूबसूरत कमरे की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो सजा धजा ये कमरा है, ये भी एक बेसमेंट का ही कमरा है। इसकी पहचान ऐसे की जाती है कि देखिए, इसमें कोई भी खिड़की नहीं लगी हुई है, कहीं से भी कोई नेचुरल हवा या वेंटिलेशन इसमें आपको आते दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये तय बात है कि अगर इस कमरे को इस तरह से यूज करना है तो इसमें बढ़िया वेंटिलेशन, मतलब हवा का आवागमन, जो फोर्स तरीके से, जो मैकेनिकल तरीका है जिसमें हम लोग पंखा लगाते हैं, कोई ब्लोअर लगाते हैं, किसी मोटर के सहारे उसको चलाते हैं, जो हवा को एक डायरेक्शन से खींच के दूसरी डायरेक्शन में ले जाता है। तो जो स्टेल एयर है, जो हवा जो रुकी हुई है, जो खराब हवा है, उसको इस पंखे का काम यह है कि उस कमरे से निकाल के, और जैसे ही वो हवा निकलेगी तो फ्रेश हवा जो बाहर की है वो इस कमरे में आएगी। तो ये कमरा जो है इस्तेमाल करने लायक और रहने लायक हो जाएगा। अभी बहुत सारी इसके बारे में चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। तो आपका पूरा जो भी दिमाग है ये बेसमेंट को लेके, कैसे बनता है, कैसे उसका इस्तेमाल होता है, क्या क्या उसके तरीके हैं बनाने के, वो पूरा खुल जाएगा। मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं कि ये निर्माण का सब्जेक्ट जो है इतना बड़ा है, इतना वृहद है कि इसमें ये संभव नहीं हो पाता है कि हर चीज़ जो है मैं आपको बता दूं। फिर भी ये मेरी कोशिश रहती है और इसमें भी ये कोशिश रहेगी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है वो मैं आपको उपलब्ध कराऊं, जिससे कि आपको ये निर्णय लेने में आसानी हो कि बेसमेंट को बनाया जाए, और अगर बनाया जाए तो किस तरीके से बनाया जाए, और बन भी जाए तो उसका अच्छा इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाए। तो चलते हैं इस सफ़र पर दोस्तों, बेसमेंट के निर्माण के लिए। ये एक स्लाइड है जो मैंने ही अपने ऑफिस में बनाई है। इसमें पूरा इसका बेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, बेसमेंट कैसे बनता है, कैसे क्या उसकी जो चीज़ें विभिन्न होती हैं, वो सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। और मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी करने वाला हूं इसमें कि देखिए, अगर आपका ग्राउंड लेवल, जो भी आपका प्लॉट है, जो ज़मीन जो आपने खरीदी है, उसका एक ग्राउंड लेवल होगा जिस पर आप अपने पैर रख के जो खड़े होते हैं, उसको ही ग्राउंड लेवल बोलते हैं। और मैंने अपने पुराने वीडियोस में ये ज़रूर बताया हुआ है आपको कि जब भी आपका जो भी मकान है वो 200 स्क्वायर मीटर यानी 2000 स्क्वायर फीट का है, 1000 स्क्वायर फीट का है, 4000 स्क्वायर फीट का है या और बड़ा है, आपको जो आपका जो बाहर का रोड लेवल है उससे अपने जो प्लॉट है उसकी जो लेवल है वो भराई करके उसको ऊपर लाना ही पड़ेगा। और उसके बाद फिर उसका एक प्लिंथ लेवल होगा जो कम से कम 2 फुट 2.5 फुट का होगा। ये जो प्लॉट का लेवल है वो बाहर की रोड से कम 1 फुट या 1.5 फुट होना चाहिए। और फिर इस लेवल के बाद जो है 2 या 2.5 फुट जो है प्लिंथ होनी चाहिए। बाकी तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के लिए है और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब दोस्तों, ये अगर आपका ग्राउंड लेवल है और ये बाहर का रोड लेवल है, तो रोड लेवल से ग्राउंड लेवल को आप उठा लिए कम से कम 1 या 1.5 फुट। और फिर इसके बाद जो है हमारा ये प्लिंथ लेवल होता है, इसको मैंने बताया कि 2 से 2.5 फुट। हाँ, लेकिन जब बेसमेंट बनाएंगे तो तय बात है कि जो आपका ग्राउंड का जो फ्लोर लेवल है और जो आपका ग्राउंड लेवल जो आपने रोड से उठा के बनाया है, उसके बीच में इतनी जगह जरूर होनी चाहिए बेसमेंट जब आप बना रहे हैं कि उसमें कोई खिड़की या रोशनदान लग जाए, जिससे कि बेसमेंट में जो है प्रॉपर रोशनी और हवा की व्यवस्था हो सके। और अगर ये क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए, पीछे अगर आपका आंगन है या दूसरी साइड भी कोई खिड़की लग जाए,
तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं। हालांकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एक ही तरफ खिड़की लग पाती है, दूसरी तरफ नहीं लग पाती है। तो ये आपका जो ग्राउंड लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल से आपको जो है पूरी खुदाई करनी पड़ेगी बेसमेंट की। एक तरह से यूं मान लीजिए कि पानी का टब जैसे होता है, उसका टब शेप का जो है ये आपका टब शेप हो गया है। ये खुदाई करके जो है आपको उसमें उतार देना है। बट वो पानी का टब तो प्लास्टिक का होता है, बना बनाया होता है। यहाँ इस केस में आपको जो टब है वो आरसीसी का जो है बनाना पड़ता है। और इसको यूं मान लिए कि आपने जमीन का गड्ढा खोद के इसको उतार दिया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब आप जमीन के नीचे जाएंगे तो ये जो ग्राउंड लेवल है, ये जो मिट्टी है, इसका दबाव इस पे नीचे पड़ता है। तो जब आपने यहाँ खोद दिया तो इस मिट्टी का जो वजन है, ये अपने वजन से मिट्टी जो है इस तरफ आएगी, इस तरफ बेसमेंट की तरफ, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये मिट्टी अपने आप यूं रुकी रह नहीं पाएगी। और वही हाल इधर का है, वही हाल चारों तरफ बेसमेंट जो आपने खोदा है उसके जाहिर सी बात है चार उसकी दिशाएं होंगी। तो कहीं भी जब आप देखेंगे, जब आपने इसको खोदा है तो मिट्टी यूं ऐसे टेढ़ी करके ऐसे ट्रायंगुलर शेप में जो है रहती है और ये यहाँ रहती। तो ये मिट्टी को खिसका के, अगर आप समझिए कि इसको खिसका के सीधा करना है, तो यहाँ पे एक ऐसी वॉल बनानी पड़ेगी जिसको हम लोग अपनी भाषा में रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। और इस रिटेनिंग वॉल का काम होता है इस मिट्टी को रिटेन करना। इसलिए ये दीवार बनाई जाती है कि ये जो मिट्टी है ये भर भरा के यहाँ इसकी तरफ अंदर ना आ जाए। वही हाल इस तरफ का होता है, वही हाल चारों तरफ, जहां जहां बेसमेंट हमने खोदा है और जिस जिस तरफ मिट्टी है उस तरफ इस रिटेनिंग वॉल का बनाना बहुत आवश्यक है। बिना इसके हो ही नहीं पाएगा। तो इस वॉल का काम होता है इस मिट्टी को रोकना। और ये वॉल, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी जो मोटाई है, इसकी जो थिकनेस है, वो उतनी होती है कि इसमें इतनी ताकत आ जाए कि इस मिट्टी को ये यहीं पे रोक दे और हमारा बेसमेंट जो है यथावत जो है बना रहे या खड़ा रहे। और ये काम चारों तरफ जहां जहां मिट्टी है वहां वहां करना होता है। आप देखते होंगे जब बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स बनते हैं या वाटर बॉडीज बनती हैं तो वहां भी यही होता है कि जो रिटेनिंग वॉल है वो बनाई जाती है कि मिट्टी जो है अंदर ना चली आए और मिट्टी किसी भी तरीके से अपने आप को खिसका के अंदर ना ला पाए। तो इसलिए वो जो स्विमिंग पूल है वहां भी ये रिटेनिंग वॉल का, जब भी हम जमीन के अंदर कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये रिटेनिंग वॉल का बनना जो है बिल्कुल अवश्यंभावी है। तो एक तो मैंने बताया कि ये मिट्टी है, ये मिट्टी इधर की ओर फोर्स लगाएगी तो हमें यहाँ इसको रोकने के लिए यहाँ दीवार चाहिए। ये मिट्टी इधर से फोर्स लगाएगी, ये यहाँ गिरने की कोशिश करेगी तो हमें यहाँ दीवार चाहिए जिससे कि ये मिट्टी रुक जाए। और जब हमारी बिल्डिंग, ये बेसमेंट का ये फ्लोर है, ये सबसे नीचे यही फ्लोर होता है। और नीचे होने की वजह से जो भी बिल्डिंग है, हम 3 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हैं, 4 मंजिल की बना रहे हैं या जितनी भी ऊंची बना रहे हैं, तो सारा इसका लोड जो है वो इसी बेसमेंट में ही सारे इसकी फाउंडेशन की व्यवस्था की जाती है। तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग हम जितनी भी ऊंची बनाएं, इसका पूरा लोड जो है वो इसी बेसमेंट पे आना है। तो जैसे मान लिया हम इसको अगर ये मान लें 20 फुट का चौड़ाई का हमारा अगर ये बेसमेंट है, तो ये बिल्डिंग इसके ऊपर 4 मंजिल की खड़ी है, तो इस पूरी बिल्डिंग का लोड जो है वो इस दीवार पे आएगा और ये जो लोड है वो इस दीवार पे आएगा। यहाँ मैंने इसमें फाउंडेशन नहीं दिखाया हुआ है, इसमें नीचे फाउंडेशन भी आता है। तो चूंकि वो पता नहीं कि किस लेवल की बिल्डिंग है या किस तरीके की बिल्डिंग है, तो मैं फाउंडेशन मैंने अवॉइड कर दिया। वो आपके लिए थोड़ा टिपिकल भी हो जाता समझना। तो जब बिल्डिंग का लोड हमारा इस तरफ आएगा, यहाँ पे इस कोने में दबाव पड़ेगा और यहाँ पे लोड आएगा तो इस कोने में दबाव पड़ेगा। तो जो ये यहाँ की मिट्टी है ये ऊपर आ जाएगी, इसका फोर्स ऐसे लगेगा कि ये मिट्टी फूल के ऊपर आ जाएगी। तो क्या होता है, ये बेसमेंट में जब भी हम ये आरसीसी की वॉल बनाते हैं तो यहाँ भी आरसीसी की स्लैब हम डालते हैं, जिससे कि इस तरह से जो मिट्टी ये फूल के ऊपर आ रही है, ये जो है यहाँ पे ये जो स्लैब है आरसीसी की, ये इसको रोक सके। तो हमारा बेसमेंट जो है इंटैक्ट बिल्कुल बढ़िया सा बना रहेगा। अब क्या है कि जब भी हम बेसमेंट कहीं भी बनाएंगे तो कुछ बातें ध्यान में इसलिए रखनी है कि जहां भी जिस एरिया में, अगर वो फ्लड प्रोन एरिया है जहां पे बाढ़ आने की संभावना ज्यादा है, वहां पे बेसमेंट बनाना एडवाइजेबल नहीं है। क्योंकि अगर बन गया और बाढ़ का पानी अंदर घुस गया बेसमेंट में किसी भी तरीके से, तो बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगा। तो ऐसे लोग जिनका प्लॉट, जिनकी जमीन फ्लड प्रोन एरिया में है, जहां बाढ़ आने की संभावना ज्यादा है, वो बेसमेंट से अपने आप को बचा के रखें, बेसमेंट बनाने की न सोचें। और ऐसी मिट्टी जहां पे पानी, कभी कभी क्या होता है वाटर लेवल जो है बहुत ऊंचा होता है, हम 4 फुट 5 फुट खोदते हैं मिट्टी को, तो मिट्टी थोड़ी थोड़ी गीली होने लगती है और नीचे जाएंगे
तो मिट्टी और ज़्यादा गीली होने लगती है। उसका मतलब यह है कि वाटर लेवल बहुत ऊपर है, तो वहाँ भी अगर बेसमेंट ना बनाया जाए तो बेहतर होगा। बेसमेंट वहीं बनाना श्रेयस्कर है, वहीं बनाना एडवाइजेबल है जहाँ की मिट्टी सूखी है और पानी का बहुत ज़्यादा आवागमन या पानी का रुकना उस एरिया में बिल्कुल भी ना हो, तब बेसमेंट बनाना जो है एडवाइजेबल है। अब जब बेसमेंट बन जाता है तो क्या होता है, चारों तरफ इसके मिट्टी होती है, इधर मिट्टी हो गई, इधर मिट्टी हो गई, इधर मिट्टी हो गई, और जो इसकी चार दीवारें, दो दीवारें और एक दीवार तो ये हो गई, एक ये हो गई, और नीचे का बेस हो गया, दो दीवारें आमने सामने की हो गई, तो चारों तरफ मिट्टी भरी रहती है। और मिट्टी जो है वो नम होती है, मिट्टी में मॉइस्चर होता है, तो मिट्टी का मॉइस्चर जो है इधर चल देता है। तो बेसमेंट में ज़्यादातर समस्या, जो मेन समस्या है वो यही होती है कि पानी की और सीलन की समस्या होती है। तो हमको जितना भी बेसमेंट का निर्माण करना है, जो भी बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन करना है, उसमें जो प्राइम ऑब्जेक्टिव वो ये देखना है कि इसमें पानी और सीलन किसी भी तरीके से ना आ पाए। उसके तरीके हैं, ऐसा बन जाता है बेसमेंट जिसमें पानी जो है अंदर नहीं आ पाता है। और चूंकि हमारे यहाँ भारत में ऐसा क्लाइमेट है, ऐसा मौसम है कि बरसात भी होती है 3-4 महीने ठीक ठाक तरीके से, तो बरसात का पानी भी इसी मिट्टी पे गिरता है। यही मिट्टी जो है वो पानी एब्जॉर्ब करती है, यही मिट्टी पानी एब्जॉर्ब करेगी इधर भी, और फिर ये जो पानी है वो चल देगा इस तरफ बेसमेंट की तरफ। तो हमको इसको जो है रोकना होता है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है बेसमेंट की रिटेनिंग वॉल बनाने का, बेसमेंट देखिए बनता ही रिटेनिंग वॉल से है, जो इसकी दीवार होती है इसको बोलते ही रिटेनिंग वॉल है। इसके लिए जो सबसे अच्छा मटेरियल है वो है आरसीसी। आरसीसी की रिटेनिंग वॉल बन गई, आरसीसी की स्लैब नीचे पड़ गई। अब आरसीसी जो है वो मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि वो बाय नेचर जो है वो वाटरप्रूफ होता है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो प्रॉपर्ली ढाला गया हो, उसका कॉम्पैक्शन जो है वो प्रॉपर्ली हो गया हो, मतलब पूरा ठस, वो चाहे फिर पिन वाइब्रेटर से उसको करना हो, नीडल वाइब्रेटर से करना हो, पूरा कंक्रीट इतना ठस हो जाए आपस में कि उसमें बीच में कोई भी पोर्स, कोई भी खाली हवा की जगह ना रहे। कंक्रीट बाय नेचर ऐसा ही होता है, मगर मैंने बार बार कहा या मैं बार बार कहता हूं कि उसका जो कॉम्पैक्शन है, जो उसको ढाला गया है, वो अगर बहुत अच्छी तरीके से किया गया है, तभी जो है कंक्रीट जो है वाटरप्रूफ हो पाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसको हमने जब आरसीसी की इसको वॉल को बनाया, रिटेनिंग वॉल को यहाँ भी बनाया, यहाँ भी बनाया, तो ये वाटरप्रूफ होगी। लेकिन ऐसा होना जो है मुश्किल काम है। तो अगर रह भी गए हैं उसमें कुछ पोर्स, कोई कैपिलरीज, कोई भी सांसें उसके अंदर रह गई हैं, तो उसकी भी व्यवस्था हम पहले ही कर लेते हैं। जब हमने आरसीसी की वॉल कास्ट कर ली और आरसीसी की जो फ्लोर है उसको भी कास्ट कर लिया, और ये ऐसा माना जाता है कि वाटरप्रूफ जो है वो हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वर्कमैनशिप में कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो उसके अंदर जो पोर्स रह गए, जो कैपिलरीज रह गए, उसको कैसे दूर करते हैं उसका एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। इसमें जो है इसकी जो वॉल होती है, इसमें हम लोग जो है एक कई सारे होल्स करते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। यूं मान लीजिए कि 2-2 फुट की दूरी पे ऐसे कर लिए, या 3-3 फुट की, उसका एक सिस्टम अपना तय होता है पहले से। तो उन होल्स को करके उसमें एक नोजल हम लगाते हैं इस तरह से, और वो नोजल लगा के एक मशीन होती है जिसमें से हम सीमेंट की स्लरी को, सीमेंट का जो घोल होता है उसमें कई सारे मिक्सचर्स मिलाए जाते हैं जिससे कि वो पूरी तरीके से वाटरप्रूफ हो जाए, और ऐसे ऐसे कंपाउंड भी उसमें मिलाए जाते हैं कि जिसके पार्टिकल्स जो है बाद में जाके इसके अंदर जाके वो फूल जाते हैं। तो जो हवा जहाँ जहाँ पोर्स हैं उसके एरिया को ये कम कर देता है, उसको पूरी तरीके से फिल कर देता है। तो ये जो आरसीसी की जो वॉल है या स्लैब है ये वाटरप्रूफ हो जाती है। ये अभी आपने देखा कि इस तरह से इसमें नोजल लगाया, नोजल में हमने इस तरह से इसको चूड़ियों से टाइट किया, और ये जो मशीन है इसको हम प्रेशर से इसको पंप करते हैं। तो ये जो सीमेंट की जो स्लरी है ये यहाँ से निकल के ये पंप होके यहाँ पे, जिस जगह हमने दीवार पे या फ्लोर पे, क्योंकि फ्लोर भी हमारी कंक्रीट की है, ये जो नोजल लगाया, जब उसको पंप करेंगे तो सीमेंट जो है इसके अंदर जो भी खाली जगह है उसमें भर जाएगा। और यूं मान लीजिए कि जितना ज्यादा सीमेंट का स्लरी, सीमेंट का घोल इस पूरे कंस्ट्रक्शन ने पिया है, चाहे वो यहाँ की वॉल हो चाहे यहाँ की फ्लोर है, समझ लिए उतना ही ज्यादा उसमें होल्स थे, उतने ही ज्यादा उसमें पानी के रास्ते थे, या यूं कहें कि हवा के रास्ते थे, उतने ही ज्यादा उसमें कैपिलरीज थी। तो जितना ज्यादा ये घोल जो है सीमेंट का पी लेगा, आप समझ लीजिए उतना ही ज्यादा आपका जो स्ट्रक्चर है, जो रिटेनिंग वॉल है और जो फ्लोर है बेसमेंट की, वो उतनी ही ज्यादा वाटरप्रूफ हो गई और आपके लिए सेफ हो गई है।
तो ये एक तरीका है, इसको बोलते हैं इंजेक्शन ग्राउटिंग। तो इंजेक्शन ग्राउटिंग मतलब वही इंजेक्ट करके जो है प्रेशर से सीमेंट को इसमें इंजेक्ट किया जाता है और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है प्रॉपर्ली जो है वाटरप्रूफ हो जाता है ये। अब ये मैंने जो आपको बताया है, इसको अगर हम प्लान में देखें, ऊपर से देखें इसको बेसमेंट को, तो ये ऐसा होता है कि चारों तरफ हमने ये जो है कंक्रीट की दीवार बना दी है और इसका जो फ्लोर होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कहीं से पानी अगर आ जाए या मान लीजिए इसकी धुलाई करनी है, सफाई करनी है, तो इसका पूरा, चूंकि ये छोटा है, ये हमने बताया आपको, यूं मान लिया कि 20 फुट बाई 16 फुट का बेसमेंट है। एक ऐसे ही एक आइडिया के लिए या एक जानकारी के लिए एक एरिया मान लिया गया है। तो इसके फ्लोर को जो है स्लोप दे देते हैं और सारा पानी जो है वो एक जगह एक छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है, करीब 2 फुट गहरा और 2 फुट बाई 2 फुट या 3 फुट बाई 3 फुट, वो डिपेंड करता है कितना बड़ा जो है एरिया हमको जो है सर्व करना है। और ये जो सारा पानी है वो आके इसी संप में इकट्ठा हो जाता है। फिर संप में एक मोटर लगी होती है और इस मोटर से जो है पानी को हम बाहर जो है ऊपर की तरफ पंप आउट कर देते हैं। तो इस तरह से जो बेसमेंट में अगर कहीं से पानी आया या धुलाई करनी है या किसी और वजह से पानी आ गया तो उसका पानी हम निकाल देते हैं। ये छोटे बेसमेंट्स की मैं हमेशा जब भी बात करता हूं तो एक घर का एग्जांपल लेके ही बात करता हूं। जब ये बेसमेंट बड़े हो जाते हैं 10,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट, तो फिर उसमें दुनिया भर का और इंतजाम करना पड़ता है। ड्रेनेज के चैनल्स बनाए जाते हैं और पानी को फिर किसी तरह निकालने की व्यवस्था की जाती है। बट फिलहाल एक छोटे घर के लिए एक छोटा सा बेसमेंट जो है बनाने के लिए इतनी व्यवस्था जो है वो पर्याप्त है। और मैंने आपको बताया था कि ये आरसीसी वॉल हम इसमें बनाते हैं। और आप देखिए कि ये आरसीसी वॉल चूंकि ऊपर जो है, यहाँ पे जब ऊपर हम रहेंगे तो जमीन का जो मिट्टी का जो लोड है वो कम होगा, तो इसकी जो थिकनेस है आरसीसी वॉल की ऊपर कम होती है। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे जो मिट्टी का दबाव है ये बढ़ेगा, तो ये ज़्यादा फोर्स से यहाँ अंदर आने की कोशिश करेगी। तो जो आरसीसी की वॉल है वो नीचे जाके मोटी हो जाती है, क्योंकि उसको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है। जितनी मोटी वॉल होगी उतनी ताकतवर होगी, उतनी ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ होगी। और देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि इस वॉल के बाद, कंक्रीट वॉल के बाद, मैंने इसमें एक 4.5 इंच की दीवार बनाई है ईंटे की। और ये पूरी दीवार जो है इसको कवर कर लेती है। आरसीसी की दीवार के ऊपर ये 4.5 इंच के ईंटे चारों तरफ जहां जहां आरसीसी की वॉल है वो लगा दिया जाता है। वो इसलिए है कि जब भी हमें बिजली के जो कंड्यूट्स हैं, बिजली के तार चाहिए होंगे तो उसके लिए कंड्यूट बिछाने होंगे। एसी की अगर कोई काम करना है तो एसी की जो ड्रेन पाइप है वो भी यहीं से जानी होगी। तो आरसीसी की वॉल को हम ना टच करें, उसमें कोई काटपीट ना करें, उसमें कोई चेजिंग ना करें, तो उसके लिए हम 4.5 इंच की दीवार इसके ऊपर एक जो है लेयर इसकी बना देते हैं। इसका कोई स्ट्रक्चरल एडवांटेज नहीं होता है। स्ट्रक्चरल एडवांटेज मतलब ये किसी भी तरीके से हमारे जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसमें ऐड नहीं करती, उसमें कोई दम या शक्ति प्रदान नहीं करती है। ये हमको फैसिलिटेट करती है इस बात के लिए कि जो सर्विसेज हैं, जहाँ पे बिजली का काम होना है, एसी का काम होना है, और कोई पाइपलाइन जानी है, इंटरनेट की वायरिंग जानी है, टेलीफोन की लाइन अगर जानी है, तो वो इसी ईंटे की दीवार में उसकी जो चेजिंग, उसकी कटिंग हो जाए, हमारी जो आरसीसी की वॉल है वो एकदम से सुरक्षित रहे। तो इसलिए ये ईंटे की दीवार जो है वो चारों तरफ लगा दी जाती है, जिससे कि हमारा जो सर्विसेज का मैटर है वो उसमें हमें करने में आसानी हो जाए। अब दोस्तों सबसे पहला काम जो प्लॉट में, जब अगर आपको बेसमेंट बनाना है, तय बात है उसकी सफाई करनी है, उबड़ खाबड़ जो भी चीज़ें हैं वहाँ से पेड़ पौधे झाड़ झंकार जो है वो सब हटाना पड़ेगा। तो ये तो बड़े स्ट्रक्चर के लिए हो गया, जो मशीन लगी है। बहुत बड़े बेसमेंट जब बनने होते हैं तो इस तरह की मशीन लगाई जाती है। इसी मशीन से जो है ये खुदाई होती है। अपने केस में, मकान के केस में, वो चाहे 4 लेबर लगा के भी खुदाई हो सकती है, या अगर जेसीबी मशीन लाने की वहाँ तक व्यवस्था है तो भी जो है वो जेसीबी मशीन से खुदाई कराने में कोई दिक्कत है नहीं। और ये खुदाई कराने के बाद फिर वही जो हमने बताया, नीचे जो है ये इसका जो फ्लोर है उसमें थोड़ी सरिया भी डाली जाती है, नॉमिनल स्टील जिसको बोलते हैं, कि वो जो जब इस तरह से मिट्टी का यूं दबाव पड़ रहा होगा, इस तरह से जब दबाव पड़ रहा होगा तो नीचे की जो फ्लोर है वो ऐसे बंज कर रही होगी। उसको रोकने के लिए ये जो स्लैब है इसके अंदर रीइंफोर्समेंट भी होता है। और ये सारे कॉलम वॉलम, जो भी बिल्डिंग का जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, सारे कॉलम की फाउंडेशन सब बेसमेंट में ही आ जाती है। इसीलिए लोगों में ये बैठा हुआ है कि बेसमेंट बनाना जो है वो बहुत खर्चे का काम है। वो खर्चे का काम इसीलिए है कि जो ग्राउंड फ्लोर पे आपकी फाउंडेशन बनती है वो सारी फाउंडेशन जो है वो बेसमेंट को शिफ्ट हो जाती है।
तो फाउंडेशन की वजह से बेसमेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर बेसमेंट ना होता तो वही फाउंडेशन जो है ऊपर आपकी ग्राउंड फ्लोर में जुड़ जाती है। हाँ, एक बात सही है कि बेसमेंट में इतनी कॉस्ट तो जरूर एक्स्ट्रा होती है कि जो उसकी खुदाई वाली, जो उसकी लेबर की कॉस्ट है, जो खुदाई वाला काम किया है वो, और जो ये चारों तरफ जो हमने आरसीसी वॉल बनाई है और उसकी जो वाटर प्रूफिंग का काम किया है वो भी जो है इस बेसमेंट की कॉस्ट में जुड़ जाती है। तो इतनी कॉस्ट तो खैर बढ़ती है, यूं मान लिए करीब 20% कॉस्ट जो है बढ़ जाती है ग्राउंड फ्लोर। अगर हम ग्राउंड फ्लोर से मकान बना रहे होते उसके कंपेरिजन में 20-25% मान लिए इतनी कॉस्ट बढ़ जाती है। ये देखिए, हम लोग जब बेसमेंट की हम रिटेनिंग वॉल की बात कर रहे हैं तो वो एक तरफ से प्लाई लगाते हैं, फिर जितनी दीवार मोटी चाहिए होती है उतनी जगह छोड़ के दूसरी तरफ से प्लाई लगाते हैं, उसमें सरिया बांध दी जाती है दोनों तरफ से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और फिर जो है उसमें कंक्रीट जो है पोर कर दिया जाता है। फिर कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने के लिए एक नीडल वाइब्रेटर या पिन वाइब्रेटर से उसको सेटल करते हैं, और फिर जो कॉलम्स अगर ऊपर जा रहे हैं, बिल्डिंग 4 मंजिल की बन रही तो 2 कॉलम के बीच में फिर इस तरह से अंदर वाली दीवार, जैसे मैंने आपको बताया 4.5 इंच की दीवार जो बनाई है, बाहर से हम प्लाई लगा के सरिया इसमें डाल के ये फट सकते हैं। ये सब अपने तमाम सारे तरीके हैं इसके, बट आपको सिंपल जो तरीका है वो ये है कि एक आरसीसी की वॉल और उसके दूसरी तरफ जो अंदर की तरफ से हम देखेंगे वो 4.5 इंच की वॉल ब्रिक की रहेगी, उस पर फिर प्लास्टर हो जाएगा। ये मैंने बताया कि जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा आने की संभावना है, बरसात में पानी भर जाता है, पानी निकल नहीं सकता, तो उस जगह पे ये बेसमेंट बनाना कतई एडवाइजेबल है नहीं। और जो बड़े बड़े बेसमेंट होते हैं उसमें फिर जो है, जो मैंने अभी बताया था आपको कि स्लोप बना के उसको सम्प में ले आते हैं। जो बड़े बड़े बेसमेंट होते हैं उसमें स्लोप बना के वो छोटे छोटे जो है चैम्बर्स बनते हैं, उसमें पानी को इकट्ठा करते हैं, फिर पानी जो है पाइप के थ्रू कहीं ले जाके बाहर निकालते हैं, फिर उसको पंप आउट करते हैं। ये सब बड़े बेसमेंट के लिए है। अब बेसमेंट बनाने में जो कुछ प्रिकॉशंस भी चाहिए होते हैं, प्रिकॉशंस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपकी साइट पे कोई ऐसी कोई पाइपलाइन जा रही है, कोई सर्विसेज की कोई चीज़ जा रही है, कोई टेलीकॉम के केबल्स जा रहे हैं, तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा। किसी अथॉरिटी का है तो उससे परमिशन लेके उनसे बातचीत करके ही आपको अपनी बेसमेंट को खोदना पड़ेगा। अंडरग्राउंड बिजली के केबल जा रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन केबल जा रहे हैं, कोई सीवेज लाइन जा रही है, कोई ड्रेनेज लाइन जा रही है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारी लाइन भी जो है प्लॉट के अंदर से चली जाती है, तो वो बड़े प्लॉट के लिए है, बट फिर भी ये हाँ ध्यान रखने वाली बात है। वाइल मेकिंग एक्सकवेशंस, जब खुदाई करते हैं बेसमेंट की, तो अगल बगल की जो बिल्डिंगें हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि बगल में कोई बिल्डिंग खड़ी है और आपने जो है अपना पूरा बेसमेंट उसकी बिल्कुल किनारे तक ले जाके खोद दिया, तो उस बिल्डिंग के लिए खतरा हो जाएगा। इसमें आपका आर्किटेक्ट, आपके जो भी कंसल्टेंट है वो आपको अच्छी तरीके से एडवाइस कर सकते हैं, मगर हाँ, अगर अगल बगल जो है बिल्डिंग्स खड़ी हैं तो बहुत ध्यान देना है इसके लिए, क्योंकि उस बिल्डिंग में लोग रह रहे होंगे और जरा सी भी अगर लापरवाही हुई तो उनकी जान माल का खतरा हमेशा बना रहेगा। अरेंजमेंट फॉर वाटर, जब भी बेसमेंट बनवाएं तो ये समस्या होती है या ये संभावना होती है कि उसमें कहीं से भी कोई सीवेज की पाइपलाइन अगर लीक कर गई या पानी की पाइपलाइन लीक कर गई तो वो बेसमेंट में कुछ ही समय में बहुत सारा पानी भर जाएगा। तो जब भी बेसमेंट बनवाएं तो एहतियातन प्रिकॉशनरी जो है एक जो है वाटर लिफ्टिंग पंप जरूर रखें, जो कि अगर पानी भर गया तो उसको निकाल के बाहर फेंक देगा। और बाकी तो जो स्ट्रक्चरल जो भी उसकी सॉइल टेस्टिंग, जो सॉइल बियरिंग कैपेसिटी है, वो तो अपने कंसल्टेंट साहब देख ही लेंगे, और कैसे उसका फाउंडेशन डिजाइन करना है। हाँ, इतनी सारी मैं बात कर रहा हूँ, तो जो हमारे बेसमेंट की जो अंदर की साइड जहाँ आपने 4.5 इंच की ईंटे की दीवार लगाई है, तो जो उसके बाहर की साइड है वहां भी कि पानी का जो पेनिट्रेशन है वो बाहर की साइड से ही होगा। पानी आएगा हमारे बेसमेंट के अंदर, हमारे घर के अंदर बेसमेंट के थ्रू, तो वो बाहर से ही आएगा। तो जो आरसीसी वॉल की जो बाहर वाली सरफेस है उसको भी हम लोग प्रॉपर्ली उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर वो चाहे सीमेंट के साथ मिक्स करके कोई अच्छा वाटर प्रूफिंग कंपाउंड से उसको पेंट कर दें, फिर चाहे कोई प्लास्टिक शीट उस पर लगा दें जिससे कि पानी ना आ पाए। कोटा स्टोन जो है वो बिल्कुल नॉन पोरस एक तरह से माना जाता है, बिल्कुल इम्परमिएबल होता है कि कोटा स्टोन में एक तरफ से पानी घुस नहीं सकता, और जब घुस नहीं सकता तो दूसरी तरफ से निकलने का कोई सवाल नहीं है। बस कोटा स्टोन की आप क्लैडिंग कर दिए, बस हाँ दिक्कत वहाँ ये होगी जो उसके जॉइंट्स वहाँ से पानी आ सकता है, तो जॉइंट्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। इसके अलावा कोई ऐसा इलास्टोमेरिक कोई ऐसा कंपोनेंट हो, ऐसा केमिकल हो, ऐसी कोई मेम्ब्रेन हो जो थोड़ी बहुत
खिंच सकती है या सिकुड़ सकती है, तो वो भी उसकी 2-3 mm 5 mm की लेयर जो है जब बाहर से उस पर चढ़ा दी जाए या पेंट कर दी जाए तो भी वो बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ जो भी बेसमेंट की वाटर प्रूफिंग से संबंधित थी, शायद मैंने आपको बता दी है। बाहर से पानी अंदर नहीं आना चाहिए, अंदर आ गया तो वो जो इंजेक्शन ग्राउटिंग वाला मैटर था वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऐसा होगा नहीं। होता क्या है कि आपने ये सब प्रिकॉशंस लेके बेसमेंट बनवा तो दिया, लेकिन हमारी जो बिल्डिंग है वो जब खड़ी हो गई बन के और मान लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बीत गए, तो ऐसा ज़रूर होता है कि बिल्कुल सतत प्रक्रिया है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि जो अर्थ में वाइब्रेशंस होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, वाइब्रेशंस बहुत छोटे होते हैं, बहुत हल्के लेवल के होते हैं, बहुत माइनर इंटेंसिटी के होते हैं, तो बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते नहीं हैं। मगर कभी कभी वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं जो आपको तो नहीं पता लग पाते हैं, मगर बिल्डिंग उनको सेंस करती है। तो वो ऐसे होते हैं कि बिल्डिंग को इतना हिला दिया, कहीं कोई क्रैक आ गया, कहीं कोई हेयर लाइन क्रैक आ गया। तो जितना आपने वाटर प्रूफिंग का जो भी आपने काम करा रखा है बेसमेंट में 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो वो अगर वो क्रैक की वजह से वो जो अर्थ का सेटलमेंट हुआ है या अर्थक्वेक के हल्के वाइब्रेशन आए हैं, उसकी वजह से कोई नया क्रैक डेवलप हो सकता है और फिर पानी जो है बाहर से वो उन्हीं क्रैक्स के थ्रू, उन्हीं कैपिलरीज के थ्रू अंदर आ सकता है। तो फिर उसका भी जो है ट्रीटमेंट हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें अगर बहुत ध्यान से बेसमेंट में कराई जाएं, तो जो अंदर से जब आप उसको यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं और उसका उस स्पेस का पूरा जो है आप आनंद ले सकते हैं। फिर आप चाहे बेसमेंट में कोई पार्टी रूम बना लें, फिर चाहे कोई थिएटर रूम बना लें, फिर जो चाहे कोई अपना जिम बना लें या बार बना लें या कोई भी ऐसा काम कर लें जो आपको अच्छा लगता हो। और इतनी महंगी ज़मीन खरीदने के बाद अगर आपने बेसमेंट उसमें बनवा लिया 500 स्क्वायर फीट का, 1000 स्क्वायर फीट का, 2000 स्क्वायर फीट का, डिपेंड करता है कितना बड़ा आपका प्लॉट है, तो उसको फिर आप ये जो बढ़िया हवा का आवागमन रहेगा, प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा, प्रॉपर लाइटिंग रहेगी, तो ना वहाँ कोई बैक्टीरिया का कोई ग्रोथ हो पाएगी, ना कोई कीड़े मकोड़े, मौत, इंसेक्ट्स वगैरह इनका नहीं हो पाएगा, कोई भी इनका जो बढ़ावा है वो इनको नहीं मिल पाएगा। तो इसको आप अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो मैंने देखा है बेसमेंट को गोडाउन वगैरह में यूज़ करते हैं, अपने बिजनेस पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोगों के मन में यही धारणा है कि तो गोडाउन हो सकता है, स्टोर हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो मैंने आपको पहली स्लाइड दिखाई थी, कितना अच्छा, कितना सुंदर वो घर का एक कमरा था, तो आप उसको उस हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं और उसका पूरा पूरा आनंद ले सकते हैं। ये कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जहाँ पे ये बेसमेंट है। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि आप देखिए, कोई भी खिड़की यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी, मगर इसमें जो है मैकेनिकल वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग पूरी तरीके से हो रही है। तो इसको आप किसी भी शेप में, किसी भी रूप में चाहें, जो अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे यूज़, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैंने अभी ये भी बताया कि जब वाइब्रेशन होगा या कोई अर्थक्वेक हल्के आएंगे या किसी और वजह से अगर बेसमेंट को प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दिया गया, प्रॉपर्ली बना नहीं है, या यूँ मान लीजिए कि प्रॉपर्ली बना भी है और जो जो वाइब्रेशंस आए हैं, जो अर्थक्वेक का जो भी सिस्टम बना है वो इतना ज़्यादा है कि उसने डिस्टर्ब कर दिया है, तो इस तरह की कुछ तस्वीरें भी बेसमेंट में आ सकती हैं। बेसमेंट अगर आपने बना दिया है तो उसको कभी खाली छोड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि उसमें 4 महीने तक आप जा नहीं रहे हैं, 2 महीने तक जाना नहीं हो रहा है, लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में ऐसी कुछ स्थिति डेवलप हो सकती है। ये मैंने आपको बताया था कि बेसमेंट में जो आरसीसी की वॉल है उसको बाहर से भी जो है हम वाटर प्रूफिंग करते हैं। अगर नहीं होगी तो कुछ इस तरह का मैटर हो जाएगा। ये तो वैसे भी ब्रिक की वॉल दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं, मैं एक बार फिर कह दूं इस बात को कि जब भी रिटेनिंग वॉल बनाएं आप, तो ब्रिक की ना बनाएं, वो थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि आरसीसी की वॉल बनाएं। वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा अच्छी तरीके से वाटर प्रूफिंग उसकी हो सकती है। और बेसमेंट में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसकी जो है वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्ली हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो बाद में अगर प्रॉपर्ली नहीं किया गया तो ये सामने आ जाती है, लेकिन इन सबका रिपेयर हो जाता है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो कोई बहुत चिंता किया घबराने की बात है नहीं। बस इसीलिए मैं इस सेशन को कर रहा हूँ कि आपके मन से कोई भी बेसमेंट को लेकर कोई भी भय हो, कोई चिंता हो, कोई भी संशय हो, तो वो निकल जाए। बेसमेंट भी एक वैसे ही कमरे की तरह है जैसे आपके घर के बाकी कमरे हैं। बस हाँ, उसमें थोड़ा सा लाइट और वेंटिलेशन की दिक्कत होती है, लेकिन वो हम लोग जो है मैकेनिकल मीन से और आर्टिफिशियल मीन से उसको
पूरा कर सकते हैं और बहुत अच्छा आनंददायक उसको रहने के लिए बना सकते हैं। ये कुछ एडवांटेजेस हैं बेसमेंट को बनाने के। गुड फॉर स्टोरेज फॉर हैवी आइटम्स और यूज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ लाइट मशीनरी, सब मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मैंने इसको इसलिए कर दिया, मैं हट जाता हूं, किसी बच्चे को जो पढ़ रहा हो उसको अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो ले सकता है। और ऐसे ये भी कुछ हैं, कंपैरिजन है अपर फ्लोर का और बेसमेंट का कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। इसमें वो है कि बेसमेंट की कमियां क्या हो सकती है, तो वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि किसी केस में वहां पे वाटर प्रूफिंग का अगर समस्या है तो आ सकती है, और लाइट वेंटिलेशन सब मैं बता ही चुका हूं। और ये फिर वही जो हमने पहली स्लाइड आपको दिखाई थी उसी तरह की ये भी देखिए स्लाइड है। इतना खूबसूरत, इतना अच्छा जो है बेसमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसमेंट में दोस्तों बस एक बात है कि कभी ये कोशिश मत करिएगा आप अपने घरों में या छोटी मोटी जगह पे जहाँ बेसमेंट बना रहे हैं कि वहाँ पे आप कोई टॉयलेट बनाएं, क्योंकि टॉयलेट का जो सॉलिड वेस्ट है उसको जो है फिर आपको पंप करना पड़ेगा, तो वो बड़ा मेसी होता है, बड़ा दिक्कत वाला काम है। तो जस्ट अवॉइड बिल्डिंग टॉयलेट्स इन द बेसमेंट। और बेसमेंट में जब हम टॉयलेट के लिए मना कर रहे हैं तो किचन भी जो है बेसमेंट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि किचन का भी वेस्ट ऐसा होता है कि उसमें खाने पीने का सामान है, फिर वो जाएगा, फिर वो सम्प में इकट्ठा होगा, फिर वो सड़ेगा, फिर उसमें से महक आएगी। अगर वो खाने पीने का सामान वहाँ पे होगा तो फिर बहुत सारे कीड़े मकोड़े, मॉस, बैक्टीरिया, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, ऐसी लाइफ वहाँ डेवलप होगी जो आपके लिए हितकर नहीं होगी। तो जस्ट अवॉइड बिल्डिंग मेकिंग टॉयलेट्स, और किचन का जो है वो चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए, इसको बिल्कुल ही अवॉइड करें। ये सब बड़े बड़े मॉल्स और उसके लिए है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारा इक्विपमेंट्स ऐसा होता है कि इसको कैटर कर लें, बट आपके लिए ये बहुत मुश्किल का काम होगा। बहुत से लोग बात करते हैं बेसमेंट में वास्तु की बात की, किस दिशा में होना चाहिए और किस दिशा में नहीं होना चाहिए। तो मैं दोस्तों इसमें कुछ नहीं कहता हूँ, ये आपका अपना इंटरेस्ट है। मेरे हिसाब से कोई भी वास्तु का इसमें कोई इंटरफेरेंस होना नहीं चाहिए। टोटली ये साइंटिफिक बात है, और जहाँ पे साइंस की बात होती है, जहाँ पे तर्क की बात होती है, वहाँ ये वास्तु के हिसाब से बेसमेंट को इस डायरेक्शन में रखना या इतना बड़ा होना या इसका ये डायमेंशन होना, ये कहीं माने रखता नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी ज़मीन इतनी महंगी हो चुकी है और आए दिन वो महंगी होगी, और आने वाले दिनों में तो इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएगी कि हमारी जो इनकम है और जो उसकी जो प्राइस है ज़मीन की, उसमें बहुत ज़्यादा गैप होगा। तो जिस तरीके से आपने जिस भी तरीके से ज़मीन खरीद ली हो, बहुत मेहनत करके, मुझे लगता है आपने खरीदी होगी, बहुत मेहनत करके पैसा कमाया होगा, तो उसका फुल यूज़ करिए, बेसमेंट बनवाइए, जितना बड़ा से बड़ा बनवा पाएँ, लेकिन सुरक्षित भी रहना चाहिए। बेसमेंट बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपके बगल वाली बिल्डिंग में क्या बना है, और इस तरफ वाली बिल्डिंग में क्या बना है, और पीछे वाली बिल्डिंग में क्या बना है। ये आपके कंसल्टेंट आपको बेहतर बता पाएंगे। मेरा काम ये था कि इसके बारे में आपको जानकारी देना, इसके बारे में आपसे परिचय कराना, और सारी समस्याएं तो उसमें दूर हो नहीं सकती, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ इन समस्याओं का निराकरण आपके दिमाग से हो चुका होगा, और काफ़ी कुछ आप बेसमेंट में जो भी चीज़ें लगती हैं, जो भी सावधानियां बरतनी चाहिए, जो भी उसके फ़ायदे हैं, उससे आप परिचित हो चुके होंगे। ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को, जो कि बहुत नया चैनल है, आपका आशीर्वाद इसे चाहिए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जिनको अपना घर बनवाना है, जिनको अपना बेसमेंट अगर बनवाना है, या कहीं भी जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभकामनाएं।